हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण की बुक है, कक्षा 9 से लेकर जो 12 तक चलती है, उसके अंदर जो वाक्य विचार दे रखा है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। यह आरबीएससी की बुक है जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक चलती है और वाक्य विचार को आज अपन कंप्लीट पढ़ेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य की डेफिनेशन क्या हो गई? यानी शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। यानी शब्दों का सार्थक क्रम होगा तो वाक्य की रचना होगी, वरना यानी कि वाक्य है वो सही नहीं बनेगा यदि शब्दों का सार्थक क्रम नहीं होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझोगे। जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है। अब इसका क्रम मैंने बदला, क्रम बदलने पर क्या होगा? छत है विभा के ऊपर खड़ी। तो ये वाक्य देखो क्रम बदलने से क्या हो गया? गलत। तो शब्दों का इसमें सार्थक समूह है ऊपर वाले में, तो वाक्य बिल्कुल सही बना। इसमें देखो क्रमों का यानी कि क्रम बदलाव कर दिया। छत को इधर लिख दिया, छत है विभा के ऊपर खड़ी। अब छत कभी विभा के ऊपर खड़ी हो जाएगी तो विभा का क्या हाल होगा भाई? तो यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और क्रम बदलने पर यानी कि वाक्य गलत हो जाता है, तो नीचे वाले में क्रम बदला है, वाक्य गलत हो गया। तो शब्दों का भी सार्थक समूह होना चाहिए, उसे वाक्य कहते हैं। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। यानी अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे सर्वप्रथम वाक्य के अंग। वाक्य के अंग बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के अंग दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है सर, और विधेय क्या होता है? तो आइए अपन जानते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य है। यानी वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाएगा वही क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और वाक्य में यदि आप ये भी नहीं ध्यान में रख पाओ तो ये रख लो कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य है। जैसे देखो, दादी जी ने पूजा की, तो इसमें दादी जी है ये कर्ता है, पूजा करना ये क्रिया है। तो यहाँ देखो दादी जी क्या है? कर्ता। तो कर्ता है यानी कि कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो दादी जी क्या हो गई? उद्देश्य। यहाँ देखो लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के तो हो गया कर्ता, खेलना क्या हो गई? क्रिया। तो इसमें देखो उद्देश्य यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। आप इतना ध्यान में रखो कि वाक्य का जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। तो इसमें लड़के हैं, ये क्या हो गया? उद्देश्य। इन वाक्यों में दादी जी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों क्या हैं? उद्देश्य हैं। अब विधेय क्या होता है? उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। यानी कि ऊपर वाला तो उद्देश्य वो होता है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब उदाहरण से समझो। जैसे विधेय तो मोर तो हो गया इसमें कर्ता, तो मोर क्या हो गया? उद्देश्य। और नाच रहा है ये क्या हो गया? विधेय। यानी कि मोर के बारे में कहा जा रहा है तो उद्देश्य यानी कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वो विधेय कहलाएगा। तो नाच रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया अपना विधेय। ये क्या हो गया? विधेय। और मोर क्या हो गया? इसमें उद्देश्य हो गया। मोर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
बालक दूध पी रहा है, तो बालक तो हो गया, इसमें क्या हो गया, कर्ता। कर्ता को हमने क्या बताया कि उद्देश्य, और जो दूध पी रहा है ये जो पूरा बच गया ये हो जाएगा विधेय। ये क्या हो जाएगा, विधेय। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे वाक्य के भेद। सर्वप्रथम क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, फिर हम अर्थ के आधार पर और फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य का बहुत ही शानदार टॉपिक आज अपन कंप्लीट करेंगे। वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्रिया के आधार पर 3 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर भी कितने भेद होते हैं, 3। आधार पर वाक्य के अनेक भेद व परभेद किए गए हैं। क्रिया के आधार पर सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे वाक्य के क्रिया के आधार पर भेद। क्रिया के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। सर्वप्रथम अपन देखेंगे कृत्रिवाच्य। पहला भेद कौन सा है, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए, 3। 3 में पहला देखो, पहला है कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। फिर से देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है कृत्रिवाच्य की, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे, यानी कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं लिंग वचन, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण देखो, जैसे सीता गाना गा रही है, तो सीता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज हुई है, यानी कि सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। गा रही है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, वहां पर हमेशा कृत्रिवाच्य होगा। लिंग, पुरुष, वचन हमेशा कर्ता के अनुसार ही चेंज होगा। यहाँ देखो, सीता है वो तो हो गया कर्ता, गाना क्या हो गया कर्म, और गा रही क्या हो गया क्रिया। तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज होगी, यानी कि जो गा रही है, सीता स्त्रीलिंग है, गा रही है तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो यानी कि इसमें कौन सा वाच्य हो गया, कृत्रिवाच्य हो गया। अनुसक गाना गा रहा है, यहाँ देखो अनुसक के अनुसार क्रिया चेंज हुई है, रहा है, गा रहा है। यहाँ रही है सीता के अकॉर्डिंग चेंज हुई है क्रिया, यहाँ देखो अनुसक के अकॉर्डिंग चेंज हुई है क्रिया। तो ये पुल्लिंग है तो गा रही है ये भी पुल्लिंग है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृत्रिवाच्य हो जाएगा। एक कृत्रिवाच्य में आपको कर्ता के बाद में ने लगा हुआ मिलेगा। जैसे राम ने चाय पी, राम ने चाय पी, तो ये भी कृत्रिवाच्य है। ये भी कौन सा है, कृत्रिवाच्य है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि भूतकालिक जो वाक्य होते हैं भूतकाल के, वो भी कृत्रिवाच्य में ही आते हैं। अब कर्मवाच्य बहुत साधारण है, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे देखो, शेरिया द्वारा खेल खेला गया, यहाँ यानी कि इसकी एक ही ट्रिक है, इसमें आपको के द्वारा मिलेगा या वाक्य में से मिलेगा, यानी कि तो के द्वारा, इसमें देखो शेरिया द्वारा खेल खेला गया तो द्वारा आ गया, वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अयन के द्वारा दूध पिया गया, तो यहाँ के द्वारा आ गया, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी कि द्वारा आपको देखने को मिलेगा और से और कर्म मिलेगा साथ में। भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य जब वाक्य में क्रिया, कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। किसे कहते हैं, भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया, कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त नहीं होकर भाव के अकॉर्डिंग होती है, भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसको कैसे पहचानोगे, इसमें नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको। सगुन से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। एक तो इसमें कर्म नहीं मिलेगा, इसमें कर्म नहीं मिलेगा, सगुन से पढ़ा नहीं जाता। और दूसरा, यानी कि सगुन क्या है, लड़की है, तो यानी कि इसमें कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार क्रिया चेंज नहीं होगी, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि भाव के अनुसार ही क्रिया चेंज होगी। तो इसमें देखो सगुन से पढ़ा नहीं जाता,
एक तो आप ध्यान में रखना, ये ट्रिक है, जिसमें नहीं आता है और कर्म नहीं होता है वहाँ यानी कि भाववाच्य होता है। भाववाच्य हमेशा आकर्मक क्रिया में होता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता और नहीं लगा हुआ है वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होता है। और से देखने को मिलेगा, से या के द्वारा भी देखने को आपको मिल सकता है। से और नहीं मिलेगा। देखो, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, अक्षिता से पढ़ा नहीं भी आ गया तो नहीं आपको देखने को मिलेगा, से आपको देखने को मिलेगा, कर्म आपको वाक्य में नहीं मिलेगा, यानी कि यह कर्मक क्रिया का वाक्य होगा, वहाँ भाववाच्य होता है। अब अपन वाक्य को पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। ये अपना यानी कि क्रिया के आधार पर वाक्य को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए थे मैंने? 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेह सूचक और संकेतार्थक। फिर से देखो, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह सूचक वाचक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद देखो, पहला भेद क्या है? यानी कि अपन एक एक को अब डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। पहला कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, विधानवाचक वाक्य क्या होगा? जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखो, मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें यानी कि मैं खाना खाता हूँ तो मैं मेरा रोज काम करता हूँ, खाना खाने का कार्य कर रहा हूँ। तो जिस वाक्य में काम या बात का होना पाया जाता है वहां कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक। जैसे मैंने कहा सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये सूरज का काम है कि वो हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा। तो क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जैसे भारत मेरा देश है, तो इसमें ये कौन सा वाक्य है? तो ये विधानवाचक वाक्य है। सगुन मेरी सहेली है, तो इसमें बात का होना है कि सगुन है वो मेरी क्या है? सहेली है। तो इसमें बात का होना पाया जा रहा है। तो अपन किसी को कह रहे हैं कि सगुन मेरी सहेली है, तो ये एक बात है, यानी कि बात का होना है इसमें। और ऊपर वाले में मैं खाना खाता हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ कि यानी कि, तो वहाँ इसकी परिभाषा देखो, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत मेरा देश है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये हमेशा विधानवाचक वाक्य होते हैं। अब निषेधात्मक बिल्कुल सरल है। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। निषेधात्मक वाक्य कौन सा होगा? जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सड़क पर मत भागो, यानी कि अपन निषेध कर रहे हैं, किसी बच्चे को कह रहे हैं कि सड़क पर मत भागो, यानी कि जहां निषेध हो, अनुसक घर पर नहीं है और आप नहीं जहां होगा वह भी निषेधात्मक वाक्य होता है। या किसी को अपन रोकते हैं कि ये कार्य मत करो, सड़क पर मत जाओ, वहां मत दौड़ो, तो जहां यानी कि निषेध करते हैं किसी बात का वहां निषेधात्मक वाक्य होता है। और निषेधात्मक वाक्य में आपको नहीं भी देखने को मिलेगा और मत देखने को मिलेगा। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, बिल्कुल सरल है। प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कौन सा होता है? प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य, अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ आप कहाँ से जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तुम क्या खेल रहे हो, तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ और लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको तो पहचानना बिल्कुल सरल है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट अगला आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अपन पढ़ रहे हैं। अगला आता है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाती है किसी को। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे
अनुशक अपना कमरा साफ करो। इसमें अनुशक को क्या दे रहे हैं? आज्ञा कि अनुशक अपना कमरा साफ करो। अयन इस कुर्सी पर बैठो, तो यानी कि अयन से कह रहे हैं कि अयन इस कुर्सी पर बैठो, यानी कि उसको आज्ञा दे रहे हैं, या ये कहूँ कि उससे विनय पूर्वक कह रहे हैं कि अयन आप इस कुर्सी पर बैठो। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा? जिसमें आज्ञा दी जाएगी या अनुमति दी जाएगी या उपदेश दिया जाएगा या विनय का बोध होगा, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे देखो, अनुशक अपना कमरा साफ करो, आज्ञा दे रहे हैं कि अनुशक अपना कमरा साफ करो। अयन इस कुर्सी पर बैठो, तो ये विनय का बोध है कि अनय से विनय करके कह रहे हैं कि अनय इस कुर्सी पर बैठो। अगला आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये बिल्कुल सरल है, इसमें आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। क्या होती है विस्मयादि बोधक वाक्य की परिभाषा? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, जैसे अरे यह क्या हो गया। तो ये देखो विस्मयादि बोधक का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। वाह है, ये देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है। तो एक तो आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा इस प्रकार का, यानी खड़ी पाई और नीचे छोटी सी बिंदिया, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सरल है। अरे यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यानी कि इस प्रकार का आश्चर्यजनक या जिसमें हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, विस्मय हो आदि का भाव प्रकट होगा, वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। और आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह देखने को मिलेगा। खास बात तो ये है, विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा, वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अगला देखो, अगला अर्थ के आधार पर भेद आता है इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। इसको इच्छावाचक बोल दो या इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य? जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, इसमें यानी कि अपन सबके लिए दुआ करते हैं, हमारी इच्छा है कि ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो, यानी हम किसी अन्य के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं, वह इच्छावाचक वाक्य होता है। भगवान करे अब की बार तुम पास हो जाओ, भगवान करे अब की बार तुम्हारी नौकरी पक्की लग जाए, आपका जीवन सुखमयी हो, आपका जीवन मंगलमयी हो, वहाँ हमेशा इच्छावाचक वाक्य होता है। अपन यदि दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। अगला भेद आता है संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य। इसको संभावनार्थक भी बोलते हैं और संदेहवाचक वाक्य भी बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, शायद वे कल आए, तो इसमें यानी कि संभावना है, शायद वे कल आए, यानी कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। शायद वे कल आए या नहीं भी आए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, मौसम ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यानी कि एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो संभावनार्थक वाक्य होता है। अंतिम भेद होता है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो, वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, इसमें एक सीधी सी ट्रिक आप याद रखो। संकेतार्थक वाक्य को पहचानने की ट्रिक है, आपको वाक्य में तो देखने को मिलेगा। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, ये शर्त है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो आपको तो देखने को मिलेगा। बिल्कुल साधारण ट्रिक है, तो उसमें संकेतार्थक वाक्य होता है। अब अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। सरल वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सर्वप्रथम पढ़ेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य
और एक ही विधेय होगा, एक ही तो उद्देश्य होगा, यानी एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया, एक ही विधेय होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है। जैसे मैं जाता हूँ बिल्कुल सरल वाक्य है, मैं यहाँ कर्ता हो गया, जाता हूँ क्रिया हो गई। तो यानी कि एक ही तो कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, वहाँ सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट, अगला आता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान में रखेंगे। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। चूंकि आपको वाक्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखने को मिलेगा, जब तब देखने को मिलेगा, अर्थात यदि, तो, ताकि, तथापि, यह आपको देखने को मिलेगा। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो क्योंकि लगा हुआ है, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। वे मेरे घर आएंगे, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। क्योंकि हो गया योजक चिन्ह। उन्हें अजमेर शहर घूमना, ये क्या हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है, यहां देखो की से जुड़ा हुआ है। जो वाक्य की से जुड़ेगा हमेशा मिश्र वाक्य होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं जानता हूं, यानी कि एक इसकी दूसरी पहचान क्या है? जब तक अगला वाक्य नहीं बोलोगे तब तक पहले वाले वाक्य का कोई सारांश नहीं होगा। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि तुम्हें अजमेर जाना है, तब पूरा वाक्य समझ में आएगा। यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा और दूसरा वाक्य जब बोलेंगे तभी पहले वाले वाक्य का पूरा अर्थ समझ में आएगा, वहां मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य हमेशा की से जुड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रधान उपवाक्य, मिश्र वाक्य के भी भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है? वे मेरे घर आएंगे, ये प्रधान उपवाक्य है। वे मेरे घर आएंगे, तो ये प्रधान उपवाक्य है। यानी कि वे तो हो गया इसमें उद्देश्य, और घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, ये क्या हो गया? विधेय। यानी जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय आपको देखने को मिलेगा, वो हो गया प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है की से जुड़ेगा। विशेषण उपवाक्य, जो जिसका जिसकी से जुड़ेगा, जो जिसका जिसके से जुड़ेगा। और क्रिया विशेषण वाक्य, जब, तब, यदि, तो, इनसे जुड़ेगा। ये 3 प्रकार का होता है आश्रित उपवाक्य। 3 प्रकार का होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे अपन संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है? ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय की, का प्रयोग होता है। मैंने देखा कि, देखो की से जुड़ा हुआ है। वैसे ये मिश्र वाक्य है, लेकिन ये पूछ लेंगे तो कि मिश्र वाक्य में भी किस प्रकार का वाक्य है, तो यह संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। तो मैंने देखा की से जुड़ेगा। संज्ञा उपवाक्य हमेशा सगुण गा रही है। संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप भी हो जाता है। मैंने सुना है वे कल आएंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अगला उदाहरण देखो। मैं कहता हूं कि, देखो की से जुड़ा हुआ, वह शहर गया, ये संज्ञा उपवाक्य। वह शहर गया, कहता हूं का कर्म है, यानी कि इसमें देखो कर्म, वह शहर गया, कहता हूं का कर्म है। तो ये वह शहर गया, ये कहता है हूँ, ये क्रिया है, इसका कर्म है ये। तो यानी कि इसमें संज्ञा उपवाक्य हमेशा की से जुड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पूरक वाक्य क्या होता है? उसकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, देखो की से जुड़ा संज्ञा उपवाक्य है। कि मैं खाना खाऊं है का कर्म है, कि मैं खाना खाऊं
का कर्म है, यानी कि उसकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, तो मैं खाना खाऊं ये यानी कि कर्म है। किसका? उसकी इच्छा है। अगला देखो, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य हमने पढ़ा कि से जुड़ेगा। विशेषण उपवाक्य आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि संज्ञा उपवाक्य क्या होगा, जो की से जुड़ेगा। अब विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। जैसे देखो, जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, तो यह विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जिस से शुरू हो रहा है, जो से शुरू होगा, जिसका से, जिसकी, जिसके, इनसे शुरू होगा, वह विशेषण उपवाक्य होता है। अगला अंतिम अपन पढ़ेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य, और फिर संयुक्त वाक्य और बच गया। क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्य के भेद हैं तीन: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है? जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। और क्रिया विशेषण वाक्य हमेशा यदि, तो से जुड़ेगा, जब, तब से जुड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। यदि दिन भर खेलोगे तो, यदि कब पढ़ोगे, तो यानी कि हमेशा क्रिया विशेषण वाक्य यदि, तो, इनसे यानी कि जुड़ता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं। यानी आप तो ये ध्यान में रखना कि क्रिया विशेषण वाक्य हमेशा यदि और तो, जब, तब, इनसे जुड़ता है। जब पढ़ोगे तभी पास होगे, तो ये हमेशा क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। अब अपना रचना के आधार पर अंतिम भेद रह गया संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द कौन कौन से? तथा से जुड़ा हुआ मिलेगा वाक्य आपको। वाक्य दोनों ही अलग अलग होंगे और दोनों वाक्य आपको किसी न किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे तथा आ जाएगा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया, किंतु से जुड़ा हुआ। देखो, भरत आया एक वाक्य है, किंतु भूपेंद्र चला गया, तो किंतु से जुड़ा हुआ है। भरत आया ये एक वाक्य है, भूपेंद्र चला गया ये दूसरा वाक्य है। दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है किंतु। तो यानी कि इसको तो बहुत आसान तरीके से आप पकड़ सकते हो संयुक्त वाक्य को। ये तथा, एवं, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा इनसे जुड़ा हुआ मिलेगा। समानाधिकरण वाक्य, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हो उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। ये थे हमारे वाक्य। एक बार यहाँ और समझ लो, वाक्य के प्रकार हमने पढ़े अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर वाक्य हमने पढ़े थे कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर भेद हैं। आगे हमने पढ़ा था कि यानी कि मिश्र वाक्य है, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रित उपवाक्य, एक होता है प्रधान उपवाक्य। प्रधान आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार आज हमने वाक्य को कंप्लीट पढ़ा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।